नमस्कार बच्चों, इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, आज हम गणित का वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका जीवन से बड़ा ही गहरा संबंध है। भौतिकवादी जीवन बिना इसके संभव नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, लाभ और हानि। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये चैप्टर किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी परीक्षाओं में जितनी भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, बिना प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी एग्ज़ाम संभव नहीं हो पाता है। अर्थात इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल शून्य से उठाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एकदम आसान प्रश्नों से शुरू करेंगे और एकदम टॉप लेवल तक लेकर चलेंगे। तो शुरुआत के कुछ वीडियो में आप लोगों को ये मिलेगा कि लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन धैर्य बना के रखिए। हम एक एक वीडियो में क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे और लेवल हमारा जो है बढ़ता ही जाएगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए होगा क्या, प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश शब्द है, लाभ और हानि इसका क्या है, हिंदी शब्द है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले तो हमको इसके कुछ इसमें विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में देखिए होगा क्या, 3 तरह के शब्द आपको मिलेंगे। 3 तरह के शब्द क्या, 3 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। दूसरा बेटा शब्द होता है इसमें विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और तीसरा शब्द होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ये शब्द अंकित मूल्य जो है, इसको हम लोग, हालांकि यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हम लोग को इस चैप्टर से, इसको हम अलग नहीं कर सकते। हालांकि ये हमारा बट्टे का क्वेश्चन होगा, डिस्काउंट वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होगा, लेकिन इसके साथ ही इसको पढ़ने की ज़रूरत है। इसको अलग से करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप समझिए कि भाई ये जो हमारा क्रय मूल्य है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। इसको हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। कहीं कहीं पे हम इसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं। जैसे आप समझो, लागत मूल्य का मतलब क्या है यहाँ पे, या क्रय मूल्य का मतलब क्या है। क्रय मूल्य का मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं तो हम कुछ पैसे या रुपए उसको देते हैं। तो जितने रुपए देकर हम वस्तु को लाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा खरीद मूल्य है, या कॉस्ट प्राइस है, या हमारा लागत मूल्य है। तो कहीं न कहीं से ये तीनों शब्द क्या करते हैं, ये आपको बताते हैं कि खरीदने में आपका कितना धन लगा है, उस धन को ही क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। अच्छा, अब जरा सा ये देखिए
कि क्या हम लागत मूल्य बराबर लिख सकते हैं कि भाई खरीद वाला मूल्य यानी क्रय मूल्य जितना है और प्लस जो आपने अतिरिक्त व्यय किया, बात समझिएगा, अतिरिक्त व्यय, जो आपने अतिरिक्त व्यय किया, मतलब इसका क्या है कि जैसे आपने किसी सामान को 500 रुपये में खरीदा, ठीक है, 100 रुपये आपका क्या लग गया, उसको लाने में किराया लग गया। तो इसका मतलब ये था कि 500 रुपये आपने खरीदा था और 100 रुपये आपने क्या किया, अतिरिक्त व्यय कर दिया, तो आपका लागत या सीपी जो क्रय मूल्य हुआ, टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा बेटा कितना, 600 रुपये। तो हम यहाँ आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि क्रय मूल्य में अतिरिक्त खर्च भी, जितने भी खर्च होते हैं आपके अतिरिक्त, वो सारे के सारे खर्चे जो होते हैं वो क्रय मूल्य के अंतर्गत ही जोड़े जाते हैं। तो मतलब ये है, उसमें अतिरिक्त खर्च में आता क्या है, जैसे वस्तु को लाने में आपने कितना किराया दिया, ऑक्ट्राई लगी, ऑक्ट्राई का मतलब जो होता है चुंगी होता है, चुंगी कर जो लगता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सीपी में ही ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल टाइप की वस्तु है उसके रख रखाव में भी हमारे कुछ खर्चे होते हैं, तो उन सारे खर्चों को बेटा कहाँ जोड़ देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं किसमें, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब ये हुआ कि वस्तु को लाने, रख रखाव करने, मरम्मत पे जितने भी खर्च हम लोग करते हैं वो सब के सब कहाँ पे ऐड होते हैं, वो सब के सब क्रय मूल्य के अंतर्गत ही ऐड किए जाते हैं। यानी क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य के अंतर्गत सारी खर्चे हमारे ऐड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं विक्रय मूल्य की। थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा हम बेटा इसको और ऊपर करके दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य को कहा जाता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। बिक्री मूल्य भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, बिक्री मूल्य भी कहा जाता है, इसको हम बिक्री मूल्य भी कहते हैं। तो अब आप समझिए कि जैसे हमने किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदा था और इसको बेटा हमने 700 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो जिस मूल्य पर हमने किसी वस्तु को बेचा, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा वही उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। हाँ, ये बात अलग है कि हमें क्या हुआ, उस विक्रय करने से लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये अलग बात है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब हमने किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदा, अगर उस वस्तु को हम बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमको लाभ होगा, उससे कम में बेच देंगे तो हमको क्या होगी, हानि होगी। तो एसपी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस बेटा जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं वही उसका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है या विक्रय मूल्य होता है। तो सेलिंग प्राइस को हिंदी में बेटा हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ये मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। दो चीज़ें हमारी स्पष्ट होती हैं। पहला क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदे हों। विक्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचे हों, तो ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। अब बात करते हैं अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदे हों और इस पे हमने क्या कर दिया, इसका मूल्य हमने अपने तरीके से निर्धारित किया 800 रुपया। अब हमारी बात समझिए, जब हम किसी भी फैक्ट्री से, कारखाने से सामान थोक भाव में मंगा लेते हैं, खरीद कर लाते हैं, तो प्रति वस्तु हमारे जो एक्सपेंसेस आते हैं, खर्चे आते हैं, वो तो हमारी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अगर हम उस पर अपने से कुछ लाभ रख कर हम उस पर एक अपना मूल्य निर्धारित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है।
अब ये बात यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल फैक्ट होनी चाहिए कि अंकित मूल्य हमारा विक्रय मूल्य नहीं होता है। अंकित मूल्य का मतलब मार्कअप प्राइस होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, जो भी आप कह लीजिए। इसको हम इंग्लिश में बेटा देखो कहते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या इसको मार्कअप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्कअप प्राइस भी कहते हैं, मार्कअप प्राइस भी कहते हैं बेटा इसको हम लोग मार्कअप प्राइस भी कहते हैं। तो कहने का आशय यहाँ पे ये है कि 600 रुपये में अगर हम कोई वस्तु लाते हैं, उसका मूल्य निर्धारित करते हैं 800 रुपये, तो ये डिपेंड करता है कि हम किसी वस्तु को MRP पे अगर बेच रहे होंगे तो वो हमारा SP हो जाएगा। अगर MRP पर कुछ छूट दे रहे हैं, छूट देने के बाद बेच रहे हैं, तो छूट के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि MRP, CP, SP क्या है, इन सारी चीज़ों के आपसी संबंध क्या बनेंगे, ये हम आगे आने वाली चीज़ों पे, सवालों पर जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से संबंधित। अगले हम जब भी वीडियो लाएंगे एक इसके बाद वाले में, जहाँ पे डिस्काउंट से संबंधित सवालों को उठाएंगे, वहाँ पे इन तीनों के रिलेशन के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे की स्थिति। आगे देखिए क्या स्थिति बनती है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने समझ लिया कि CP क्या है, हमने समझा SP क्या है, हमने समझा CP क्या है, SP क्या है। तो CP का मतलब कॉस्ट प्राइस था, SP का मतलब सेलिंग प्राइस था। अब बात आती है बेटा प्रॉफिट की। किसकी बात आती है? प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सीधा समझिए कि प्रॉफिट का हिंदी में नाम होता है लाभ। और सारे लोग लाभ कमाना चाहते हैं, चाहे वो इंसानी रूप में कोई भी हो। कोई भी बंदा अपने से नुकसान उठाना नहीं चाहता है, हमेशा लाभ का ही काम करना चाहता है, जो आज के आधुनिकतम जीवन की सबसे बड़ी समस्या। तो लाभ क्या होगा? लाभ यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये थी कि जब ध्यान दीजिएगा, जब आपकी SP जो होगी CP से बेटा बड़ा हो जाएगा। इसको हम थोड़ा इधर भी लिख सकते हैं, CP से जब आपका बड़ा होगा क्या? SP। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदते हो, तो 500 से ज़्यादा में अगर आप बेचते हैं तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र बन जाता है SP माइनस CP, क्योंकि CP यहाँ पे छोटा हो जाता है, SP बड़ा हो जाता है। तो लाभ हमेशा किस में से निकालेंगे? सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटा के हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि लाभ कितने रुपए का हुआ। तो ये प्रॉफिट हुआ। लॉस क्या होता है बेटा? देखो लॉस क्या होता है? लॉस का मतलब क्या होता है? हानि होता है, और ये कोई उठाना नहीं चाहता। अब यहाँ पे देखिए हानि का मतलब क्या होगा? ये चीज़ बिल्कुल रिलेशन इसका उल्टा हो जाता है। CP क्या हो जाता है बेटा? बड़ा हो जाता है। SP क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। कहने का मतलब ये था 500 रुपये की बेटा कोई वस्तु हम खरीदे हों और 400 रुपये में बेच दें, या 500 से 1 रुपये में भी कम बेच देते हैं, तो हमारा क्या होता है? उस दौरान हमारा नुकसान होता है। उस नुकसान को ही बेटा हम लोग कहते हैं लॉस या हानि कहते हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन आपका बन के आता है, क्या चीज़? यहाँ पे रिलेशन जो बन के आता है, हानि का मतलब हो जाता है CP माइनस SP हो जाता है। CP माइनस SP हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लेन कर देते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड की वजह से दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रयास करिए कि ये चीज़ें मैं देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ, दिक्कत की कोई बात नहीं होती। इसको हम लोग थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। अब एक तरफ हमने बात किया लाभ की,
लाभ का मतलब क्या बताया? लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट बराबर हमने क्या बताया? प्रॉफिट बराबर हो जाएगा बेटा विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। तो यहां लाभ के सेंस में जो आपका विक्रय मूल्य आता है वो विक्रय मूल्य क्या होता है? तो आप कहेंगे कि लाभ के सेंस में क्या होता है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है। तो क्या क्रय मूल्य में अगर हम लाभ की राशि को जोड़ दें तो क्या मिलता है बेटा? वो आपका मिलता है विक्रय मूल्य। जैसे समझो कि 500 रुपये में अगर आपने वस्तु को खरीदा था, 600 रुपये में बेचा था, तो विक्रय मूल्य तो 600 हुआ, लेकिन 100 रुपये की प्रॉफिट हुई, तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ दें तो क्या विक्रय मूल्य हमारा नहीं प्राप्त होता है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल प्राप्त होता है। एकदम बेहतरीन तरीके से इसको समझिए। इसका हम लोग सवालों में उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि इन सूत्रों का प्रयोग नहीं होता है। इन सूत्रों का प्रयोग होता है, बशर्ते हम इसको अलग अलग रूपों में करते हैं, इसलिए ये सूत्र कहीं ना कहीं आज गौण रूप में चले गए। अब जरा सा देखिए, अगर हम कहें कि बेटा लाभ के सेंस में हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे सर लाभ के सेंस में क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से क्या होता है? कम होता है। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ को घटा दें तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? ये हमारा प्राप्त हो जाता है क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य अगर हमारा 600 रुपये है, लाभ हमारा उस पर 100 रुपये का है, तो 600 रुपये में से अगर हम 100 रुपये को घटा दें तो वो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त होगा, वो हमारा सीपी प्राप्त होगा। ये तो हमारा सिस्टम था इधर लाभ का। आइए हम लोग इधर थोड़ा सा हानि के सेंस में समझते हैं। हानि के सेंस में क्या होता है? हानि के सेंस में आप कहेंगे कि सर जो क्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है किससे? विक्रय मूल्य से। तो आपने कहा कि सर हानि बराबर होता है, हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। एकदम सही बात है, बोलो हाँ, एकदम सही बात है। तो आप कहेंगे सर हानि के सेंस में, यानी जब हानि हुई होगी तब हमारा क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे साहब जो आप हानि होती है उस समय क्रय मूल्य में अगर हम हानि की राशि को जोड़ दें, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, अगर हानि के सेंस में हम क्रय मूल्य की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सर ठीक है, आप एक काम करिए कि विक्रय मूल्य में हानि की राशि को जोड़ दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसा क्यों? दो चीजें आपको दिमाग में बैठा के चलनी है कि जब लाभ होता है तो लाभ के सेंस में क्रय मूल्य हमेशा कम होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, और हानि के सेंस में क्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है और विक्रय मूल्य कम हो जाता है, इसलिए हानि होती है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य में अगर हानि की राशि को जोड़ दें तो वो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, और हानि के सेंस में अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य में से बेटा क्या घटा दीजिए? क्रय मूल्य में से हानि को घटा दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कि लाभ की अवस्था क्या होती है, हानि की अवस्था क्या होती है। अगर लाभ हो रहा है तो हमारा क्या कम क्या ज़्यादा होना चाहिए, अगर हानि हो रही है तो हमारा क्या कम क्या ज़्यादा होना चाहिए। ये दिमाग में आपके बिल्कुल, इस चीज़ को मैंने कहा कि इस चैप्टर का दैनिक जीवन में बड़ा ही गहरा संबंध होता है, दैनिक जीवन से ये रिलेटेड है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ को रख के देखिए कि मैं दुकानदार हूँ, मैं सामान खरीदता हूँ, मैं सामान को बेचता हूँ, तो मुझे किस अवस्था में हानि होगी, किस अवस्था में लाभ होगा। ये हमारे अप्रोचेस जो हैं ये दिमाग में बिल्कुल फिट होने चाहिए,
तब हम सारे क्वेश्चन को, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े स्तर के क्वेश्चन हो, चाहे जिस भी स्तर का क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो प्रश्न एकदम आसानी से लगेंगे, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। आइए अब यहाँ पे देखिए, दो चीज़ें और समझ लीजिए। फिर यहाँ पे हमें अगर गणना करनी हो, बात अब यहाँ पे करते हैं भाई प्रतिशत की। अगर लाभ प्रतिशत की गणना करनी होगी तो लाभ प्रतिशत की गणना करते समय हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना होगा। लाभ प्रतिशत की गणना करते समय ऊपर लिखते हैं बेटा कि लाभ कितने रुपए का हुआ बटा के क्रय मूल्य और गुणे कितना 100। परसेंटेज निकालने के लिए बेटा ये चीज़ 100 का गुणा करना होता। तो ये अगर हम करते हैं तो ये लाभ प्रतिशत निकलता है। इधर हमारा हानि था, अगर हम कहते कि भाई हानि प्रतिशत क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जो हानि हुआ बटे हमारा क्रय मूल्य होगा और गुणे क्या होगा 100 होगा। ये हमारा क्या होगा, हानि प्रतिशत होगा। तो आइए हानि प्रतिशत की बात कर लेते हैं, लाभ प्रतिशत की बात कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लोग देखिए। यहाँ पे आपने देखा एक चीज़ बहुत ही कॉमन तरीके से आपके दिमाग में आनी चाहिए कि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना सदैव बेटा सीपी पर होती है, सदैव क्रय मूल्य पर होती है। इस बात को आपको दिमाग में रखना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, लाभ निकालते समय जो लाभ की राशि है, इस लाभ को हमने ऊपर भी लिखा था कि लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। तो वो करके यहाँ पे लाभ की राशि रखेंगे, बटा के क्रय मूल्य जो होगा वो रखेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यहाँ हानि क्या है, हानि हमने कहा कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा कर निकलेगा, तो हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे। तो ये हमारा प्रतिशत लाभ हानि की गणना करेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये वरदान है कि लाभ हानि की गणना किस पे होती है, सदैव सीपी पे होती है। लाभ हानि की गणना सदैव सीपी पे यानी कि क्रय मूल्य पर होती है। इस चीज़ को आपको भूलने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इन कॉन्सेप्ट का प्रयोग भी हम करेंगे, सवालों को हल करने के लिए होगा, लेकिन कैसे होगा वो अलग अलग तरीके से होगा, जिसे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बताने जा रहा हूं कि सवालों का अप्रोच क्या होगा। चलिए अब देखिए कि ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोगों ने देखा। अब सवाल ये उठता है कि लाभ हानि के प्रश्नों को हल कैसे किया जाए, प्रश्नों को हम हल कैसे करें, प्रश्नों को हल कैसे करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैसे करें। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सारी चीज़ों को जो लाभ हानि के अंतर्गत आने वाले प्रश्न हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। 3 तरीके होंगे बेटा। पहला क्या है, पहला तो हम परसेंटेज वैल्यू का ही प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, परसेंटेज जो वैल्यू है उसका प्रयोग करेंगे। यानी सीधे सीधे देता है कि 20%, 30%, 40%, ऐसे जो आते हैं 20%, 40%, 30%, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम प्रतिशत का प्रयोग करेंगे तो परसेंटेज वाले चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट वीडियो में जितने भी मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये सारे कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ बहुत विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने परसेंट वाले चैप्टर में कायदे से बताया हुआ है कि परसेंट से हम प्रतिशत से भिन्न कैसे निकालें और भिन्न से प्रतिशत कैसे निकालें। अच्छा ठीक, तो पहला तो हम प्रतिशत मान का डायरेक्ट प्रयोग कर लेंगे, यानी हमको भिन्न में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा हम फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे, फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है
कि अगर कोई मान कहता है कि 20%, तो आप कहेंगे कि 20% का मतलब 1/5 होगा। तो इसका भी प्रयोग हम करने वाले हैं। तो पहला परसेंट का डायरेक्ट प्रयोग कर लेंगे, दूसरा क्या है, परसेंटेज के इक्विवेलेंट हम भिन्न में कन्वर्ट करके उसका प्रयोग कर लेंगे, और तीसरा अप्रोच जो होगा वो हमारा होता है बेटा रेशियो का। रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, रेशियो का प्रयोग करेंगे। रेशियो का मतलब होता है अनुपात का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिसमें हमें अनुपात की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करना होगा। तो हमारी ये प्रश्नों को हल कैसे करें में 3 अप्रोच हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप फास्ट तरीके से इस चैप्टर पे पकड़ बना पाएंगे, प्रश्नों को बहुत तेजी से हल कर पाएंगे। चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या मतलब है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक एक चीज़ों का क्या मतलब है। पहला हमने बताया कि परसेंट का प्रयोग करेंगे, यानी प्रतिशत का प्रयोग करना। प्रतिशत का प्रयोग कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिए। अगर कहता है, ध्यान से समझिए, अगर कहता है कि लाभ जो है, लाभ हमें हुआ 20% का, तो 20% लाभ का मतलब क्या होगा कि हम कहेंगे कि अच्छा 120% होगा। बात पकड़िएगा कि जब हम प्रतिशत लाभ की बात करेंगे तो लाभ को 100 में जोड़कर व्यक्त किया जाता है, और जब हानि की बात करते हैं, अगर कहते कि भाई हानि हुई कितने की, आपने कहा सर 20% हानि है, तो हमने कहा इसको 100 में से घटा के लिखो बेटा, 100 में से घटा के लिखोगे तो ये 80% के बराबर होगा। तो जब आप यहाँ पे प्रतिशत वैल्यू का अगर प्रयोग कर रहे होंगे तो लाभ के लिए 100 में जोड़कर व्यक्त करना होगा, और हानि के लिए 100 में से घटाकर व्यक्त करना होगा, तो लाभ और हानि प्रतिशत का मान आपको पता चलेगा। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम लोग इसको नकार नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। अगर आपको स्पीड चाहिए तो इस सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर ही प्रयोग करना होगा। किसी एक कॉन्सेप्ट पे आप अगर अस्थायित्व तो बना लेंगे तो निश्चित है कि बहुत सारे प्रश्न आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है। अब उसने कहा कि आपको 20% का लाभ हुआ, लाभ जो हुआ कितना हुआ 20% का, तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20% का मतलब 1/5 होगा। तो यहां से 3 बातें निकल कर आनी चाहिए, यहां से 3 बातें निकल कर आती है। पहली बात क्या है कि आप कहेंगे साहब हमको 3 चीजें चाहिए, सीपी चाहिए, एसपी चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। तो देखो यहां पे ध्यान से, जो ये नीचे है फ्रैक्शन का, ये कहता है कि सीपी कितनी है, 5 है। एसपी कितना होगा बेटा, पहले ये देखो कि जो लाभ है तो सीपी 5 है, तो इस पे प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ, तो इसका मतलब प्रॉफिट तो हमारा 1 है, तो ये एसपी क्या 6 नहीं होगा? बोलो हाँ, बिल्कुल होगा। तो यहां पे देखो एक चीज समझो कि जब हम फ्रैक्शन का प्रयोग कर रहे होंगे तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो भिन्न हमारी होती है, अगर ये लाभ के सेंस में बात हो रहा है तो नीचे वाला आपको बताता है कि वो सीपी है, और ऊपर वाला बताता है कि उस सीपी पर कितने रुपए का आपको लाभ हुआ, और उस सीपी और लाभ की सहायता से हम एसपी की गणना कर लेते हैं। ये बात सेंस में आपको समझना होगा कि अगर लाभ हम ऐसे लिखते तो 120% के बराबर होता, हानि 20% की लेते तो 80% के बराबर होता। अगर प्रतिशत की बात करते, अगर प्रतिशत के इक्विवेलेंट हम भिन्न की बात कर रहे हैं, तो भिन्न में जो बेस होगा, जो आपका नीचे हर होगा, वो हर आपको सीपी दिखाता है और ऊपर वाला प्रॉफिट दिखाता है। दोनों को जोड़कर क्या बताता है, एसपी बताता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। आइए, ये तो हमारा हो गया लाभ के सेंस में। 30 इसी में हम थोड़ा सा हानि का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हानि का सेंस क्या कहता है, अगर कहता कि हानि 20% की हुई,
तो आप इसका भी इक्विवेलेंट भिन्न लिखते, कितना, 1/5। तो यहाँ कहते भाई सीपी कितनी है, लॉस कितने का हुआ, एसपी क्या था। 3 चीज़ें हमको चाहिए, 3 चीज़ें आपको निकालने आना चाहिए। तो सीपी हमने कहा नीचे वाला हमेशा क्या होता है, सीपी। लॉस इस पे कितने का, 1 का, तो लॉस 1। जब सीपी पर 1 का लॉस हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि जब क्रय मूल्य पर 1 रुपए की हानि हो रही है, तो एसपी इसमें से इसको घटा के लिखेंगे, एसपी बेटा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमारे प्रयोग होने वाले हैं। इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से अपने दिमाग में बैठाइए और इसको हम कैसे लागू करना है, कैसे प्रश्नों को हल करना है, किस प्रश्न पे कौन सा अप्रोच चाहिए, ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इससे क्या होगा कि बड़े से बड़े प्रश्नों को भी आप बड़े ही अच्छे ढंग से लगा पाएंगे। ये हमारा कौन सा तरीका हुआ, दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका क्या था, हमने कहा रेशियो का। रेशियो का क्या मतलब होता है बेटा, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात का प्रयोग करना। वास्तव में देखिए, ये और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती हैं, इसलिए इसको हम अलग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ों में जैसे अगर 2-2 बार एसपी है, 2-2 बार 2 चीज़ों को अलग अलग खरीद कर लाता है, 2 चीज़ों को अलग अलग बेचता है, तब हम रेशियो मेथड का प्रयोग बड़ा बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जैसे चलिए एक चीज़ और हम दिखा देते हैं इसमें। अनुपात क्या होता है, कहता कि भाई 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ बेटा, आप कहोगे बेटा 20% का मतलब सर जी होता है 1/5। तो हमने सीपी और एसपी का अनुपात लिखा, रेशियो लिया। कैसे, देखो सीपी तो यहाँ 5 आई निकल के, तो 5 का माल कितने में बेचा, 6 में बेचा। तो इसका भी प्रयोग हमको करना है। लॉस के सेंस में यही सीपी और एसपी का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, 5 से 1 का लॉस हो जाता है, 5 से घट के 4 पे चला जाता है। इसलिए यहाँ पे हम चाहे तो अनुपात का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो हम फ्रैक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, परसेंटेज का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोच हैं, तीनों का प्रयोग हमें करना है। किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये अप्रोच हमारा यूज में नहीं आएगा, ये आउटडेटेड है या इसका प्रयोग काफ़ी बड़ा या छोटा है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ अप्रोच ऐसे भी हैं जिनसे प्रश्न हमारे बहुत अच्छे से आसानी से लग जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो रेशियो से आपको आसानी से लग जाएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिस पे हमारा अच्छा काम करेगा, भिन्न वाला मेथड काम करेगा। तो तीनों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल कॉन्सेप्ट है। आप इसको अगर अच्छे से समझ चुके हों तो आइए थोड़ा सा एक बार आप लोग इस पे देख लीजिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको कायदे से देखा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि मैं बहुत ही आसान तरीके से उठाकर आपको आगे की तरफ ले चलूँगा। थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ने में आपको थोड़ा सा एक धैर्य रखना होगा कि आसान से हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं, आसान से कठिन की ओर चलते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, हमारे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि लगातार वीडियो दें, लेकिन बीच बीच में जो गैपिंग हो रही है उसका कारण ये है कि मेरी व्यस्तता ऐसी है कि मैं समय निकाल नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा परसेंट में 100% ही होगा, उससे 1% भी कम नहीं होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि
आगे क्या स्थिति बनती है। सबसे पहले हम लेते हैं साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्नों में क्या होता है कि बड़े ही आराम से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। प्रॉफिट एंड लॉस को रुपए में निकालना पड़ सकता है या परसेंटेज में निकालना पड़ सकता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, सिर्फ प्रश्नों को थोड़ा सा अटेम्प्ट करते हैं। आइए देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी जाती है, तो इस सौदे में कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सबसे प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। कहता यह है कि भाई 500 रुपये में हमने खरीदा, 600 रुपये में बेचा, तो इस सौदे में लाभ तथा लाभ का प्रतिशत क्या होगा, इसको हमें बताने की ज़रूरत है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, सीपी हमारी क्या थी, इस सवाल के लिए सीपी बटा कितनी थी, 500 रुपये थी। 500 रुपये में खरीदा था, बेचा कितने में भाई, तो आप कहेंगे सर 600 में बेचा था। अब आपको पता होगा कि 500 का माल अगर 600 रुपये में बेचा जाता है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना होता है बेटा, आप कहेंगे 100 रुपये का होता है सर। बोलो हाँ। तो सबसे पहले तो कहा कि इस सौदे में कुल लाभ बताइए, तो लाभ तो हमने बता दिया 100 है। अब कहता है कि प्रतिशत लाभ भी बताइए, तो परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लाभ बटा के क्रय मूल्य करना होगा, लाभ बटा के क्रय मूल्य करना होगा, गुणे 100 करना होगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे 100 बटा के सीपी, देखो बेटा यहाँ पे सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, 500 गुणे 100 कर लेंगे, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा। 100 बटे 5 का मतलब बेटा टोटल आपका परसेंट जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 20% होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका आंसर हो गया 20% का प्रॉफिट। देखिए, इसको एकदम बेसिक से लेवल से उठाए हैं बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। हम उस बच्चे के लिए भी काम कर रहे हैं जिसको गणित में अभी बिगनर है, जिसको अभी कुछ नहीं आता, और उन बच्चों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो बड़ा ही ऊपर पहुंच जाते हैं लेकिन बेसिक चीज़ों की जानकारी उनके पास नहीं होती। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कह रहा कि 742 रुपए की लागत से बनी एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है। समझिए, कह रहा है कि भाई 742 रुपए की वस्तु थी और उसको हमने बेचा कितने में, 700 रुपए में बेचा जाता है। तो आप समझिए कि 742 रुपए की ये पेन हमने बनाई थी और बेच दी हमने 700 रुपए में, तो हमको फायदा हुआ कि नुकसान, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नुकसान ही होगा। नुकसान का ये सौदा है, क्योंकि हमारा जो लागत मूल्य था, सीपी जो थी 742 रुपये थी और इसको हमने बेचा कितने में, 700 रुपये में बेचा, तो इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लॉस होगा, कितने का, 42 रुपीज़ का, यानी 42 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 42 का लॉस हो रहा है किस पे, 742 पे। तो आपका जो लॉस परसेंट होगा वो लॉस परसेंट हो जाएगा 42 यानी हानि बटा के कितना, सीपी 742 गुणे कितना, 100। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो हमारा परसेंट होगा इसको आप काट पीट मचा दीजिए, काट पीट मचाने के बाद जो स्थिति बनेगी वही इसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। देखिए 7 से काट दीजिए, 7 छिंग 42 होगा, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 106। फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 53, यानी हम पहुंच गए बेटा कितना, 300 बटा के कितना हो गया बेटा, 53। कितनी बार जाएगा, लगभग हमारा जाएगा 5 6 तो ज़्यादा हो जाएगा,
5 बार जाएगा, तो 5 बार जाने का मतलब कि विकल्प आपका बी सही होगा, क्योंकि ये 15 बार तो जाने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। सिर्फ 5 बार बच जाएगा तो 5 से एक ही विकल्प मिलता है, इसका मतलब विकल्प नंबर बी ही सही होगा। नो मोर कैलकुलेशन, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कब? जब विकल्प आपके सामने होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ भाग गए भाई? दूसरा हो गया, तीसरे पे आ जाइए। कह रहा कि 10 केजी चावल 10 रुपये प्रति केजी तथा 15 केजी चावल 12 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। कह रहा कि भाई 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कितना चावल खरीदा, तो यहाँ पे देखिए टोटल सीपी हम लोग निकालते हैं, क्या थी? 10 केजी खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, इतना पैसा लगा। 15 केजी चावल खरीदा, 15 केजी खरीदा 12 रुपये की दर से, तो टोटल सीपी कितना हो गया बेटा? ये 100 हो गया, और ये 15 12 25 60 हो गया, 12 कम 12 6 18 180, यानी 280 रुपये क्या हो गया बेटा? आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सीपी हो गया। 280 रुपये उसका सीपी हो जाता है। कब? जब 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 10 किलो खरीद लेता है, 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 15 किलो खरीद लेता है, तो उसकी टोटल सीपी कितनी हो जाती है? 280 रुपये। अब उसने क्या किया कि 10 केजी यहाँ खरीदा, 15 केजी यहाँ खरीदा, यानी टोटल खरीदा बेटा कितना? तो आप कहोगे सर 25 केजी खरीदा। 25 केजी खरीदा, बेचा किस दर पे? 16 रुपये के हिसाब से बेचा, तो 16 से इसको गुणा करके एसपी निकाल लो। 16 पचे 80 के 0 हाथ में आए 5, 16 दुना के 32 और 5 37, यानी 370 रुपये में क्या किया होगा बेटा? उसको बेच दिया होगा। 370 रुपये में उसको क्या हुआ होगा? बेच दिया होगा। चलो ठीक है, 370 रुपये में क्या हुआ? उसको बेचा। अब जरा सा एक बार मिला लो, देखो 16 पचे 80 के 0 हो गया, 5 आया, सॉरी 16 पचे 80 के 0 हाथ में आया 8, 16 दुना 32 और 8, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, हमको लगा थोड़ा सा गड़बड़ होगा। 16 पचे 80 के 0 हाथ में आया 8, 16 दुना के 32 8 40, यानी 400 रुपये में बेचा। 280 का माल 400 रुपये में बेचा, तो उसको फायदा निश्चित है कि हुआ होगा। फायदा कितने का हुआ, यह जानने के लिए 80 इसको आपस में घटा दीजिए। घटाने से क्या होगा? 280 में 20 जोड़ लेंगे बेटा, हो जाएगा 320 और 100, यानी कि 120 का उसको प्रॉफिट हुआ। किस पे? 280 पे। इसको गुणा करके काट दीजिए, तो ये स्थिति बन जाएगी। ऐसे गुणा करके इसको क्या करिए? काट दीजिए। चलिए इसको काटते हैं। देखिए 0 से 0, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28 हो गया, 300 बटा के 7 हो गया, 7 चौक 28, 2 30 बचा, 2 30 हुआ, 2 मतलब 20 हो गया, 7 दुना के 14, 7 दुना के 14 और 6 बटा के 7% का 42 सही 6 बटे 7% का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी आपको टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से ही हल करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। क्या लगता है आपको कि ये गुणा करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा? नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इन सवालों को आप ऐसे ही अटेम्प्ट करिए, ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये 42 सही 6 बटे 7% का प्रॉफिट हुआ। आइए हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन सवाल है, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। एक बार आप लोग पढ़िए इसको, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता है कि मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदकर आधा प्लाट 10% लाभ पर तथा आधा प्लाट 15% लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ? बेहतर है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?
अच्छा है। आधा आधा प्लाट की बात कर रहा है। आधा आधा जब प्लाट की बात होगा तो सीधा सा आप समझिए कि देखिए इस प्लाट की कीमत से जो है इसमें आधा प्लाट का मतलब 1/2 प्लाट और 1/2 प्लाट जो हुआ होगा, यानी इसका रेशियो मेथड इस्तेमाल करते तो 1:1 का, यानी आधा आधा प्लाट क्या किया उसने बेचा होगा। तो अब यहाँ पे समझो कि आधा वाला प्लाट जो है 10% लाभ पर, यानी इसको जो किया 1 × 10% प्रॉफिट पे, इसको भी उसने क्या किया 1 × 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, सॉरी 10% नहीं 15 है। तो यहाँ पे आधा प्लाट किस पे बेचा बेटा, ये 15% प्रॉफिट पे बेचा। अब कह रहा है कि पूरे कुल लेन देन में उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मैं आपको बताता हूं बेटा कि देखो ये जो परसेंटेज लाभ, यानी इसका 10% इसका 15%, ये वास्तव में बराबर हो जाएगा। दोनों ये आधा आधा मिलाकर कितने हो जाएंगे, 1 प्लाट हो जाएगा। यानी एक एक आप कह सकते हैं 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लाट हुआ और इस पे उसको कितने का फायदा हुआ, X% का फायदा हुआ। हमने मान लिया कि टोटल पे उसको X% का फायदा हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए कि 10 और 15 कितना हो गया, 25 हो गया, और X का मान हो जाएगा 25/2 यानी 12.5% का फायदा होगा किस पे, टोटल पे। तो ऐसे प्रश्नों को अप्रोच करने के लिए इसमें बहुत फास्ट रूल भी लगा सकते हैं हम लोग कि जब सामान क्या होगा कि जब बराबर मात्रा में किया जा रहा होगा और लाभ हानि का प्रतिशत अलग होगा तो नो प्रॉब्लम, आपको करना क्या है, दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, यानी ये आपका परसेंटेज निकलता है कितना, 12.5% का टोटल पे फायदा होगा। इस पे और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, धैर्य बनाइए, आगे देखिए, मैं इसका बहुत ही अच्छा अप्रोच दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है बेटा, जब कोई वस्तु दोबारा बेची जाए, रीसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। दोबारा बेचने से आशा ये है कि एक बार अब अगर आपने बेचा तो कुछ फायदा हुआ, आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे इतना फायदा ठीक नहीं है या इतना नुकसान ठीक नहीं है, हम थोड़ा और फायदा चाहते हैं या और नुकसान उठाना चाहते हैं, तो हमें उस वस्तु को दोबारा बेचनी होगी। दोबारा बेचने से मतलब ये है कि एक बार बेचते हैं तो ये फायदा हुआ, दोबारा हम बेचते हैं तो क्या फायदा होगा, कितने % का फायदा होगा, ये हमको देखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। हमने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के 3 अप्रोच होते हैं। उन 3 अप्रोच में किस अप्रोच का प्रयोग कर लें कि सवाल हमारा आसान और बेहतर तरीके से लग जाए, वहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए 3 अप्रोच है हमारे पास, प्रॉफिट लॉस के % का डायरेक्ट प्रयोग करना, दूसरा फ्रैक्शन के तुल्य उसका प्रयोग करना, तीसरा रेशियो का प्रयोग करना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा अप्रोच बता रहा हूँ जो फास्ट करेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 20,000 रुपए में आप बेच रहे हो तो फायदा हो रहा है 25%। हमने कहा सीधे सीधे प्रॉफिट को जोड़ लो, किसमें, 100 में जोड़ दो, 125% बराबर होता है कितने के, 20,000 के। कितने के बराबर होगा बेटा, 20,000 के। चूंकि हमारी सीपी जब हम यहाँ पे 100 में जोड़ते हैं तो बेटा सीपी हमेशा 100 लेके चलते हैं। 100 का माल 125 में बेचा तो हमको फायदा हुआ कितने का, पता नहीं, 20,000 में बेचा तो 125% का मान दिया है 20,000 के बराबर। हमको निकालना है कि 40% पर बेचा जाता तो क्या स्थिति होती। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 140 का मान निकालना है। तो 140 का मतलब
सबसे पहले तो हम 1% का मान निकाल लें, तो 20,000 बटा के कितना हो जाएगा, 20,000 बटा के 125 हो जाएगा 1% का मान। तो यहाँ पे देखिए अब हमको निकालना है 140 पे, तो इसलिए 140% का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20,000 बटा के कितना, 20,000 बटा के 125 गुणे 140 होगा। इसको अगर काट दिया जाए तो हमारा मामला एकदम आसान हो जाएगा। 25 पच्चे 125 हो जाएगा, 25 बटे 200 होगा, 800 हो गया। 14 का गुणा कर लो बेटा, 3 जीरो इधर आ जाएगा, 3 जीरो ये हो जाएगा, और 14 वाठे 8 चौके 32 के 2 हाथ में 8 एकम 3, 14 वाठे 112, यानी 1,12,000 रुपये। कहाँ गड़बड़ हो गया? यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? 25% का लाभ होता है, 125 बराबर 20,000, 1% बराबर कितना हुआ, 20,000 बटे 125, 25 पच्चे 125, 25 वाठे 200, 800 हुआ। ओहो सॉरी, थोड़ा सा देखिए, इस माइंड मिस्टेक, ये 5 छूट गया, देखिए 5 से इसको भी काट दीजिए, 16 पच्चे 80, 160 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 2 जीरो आ जाएगा, 16 चौके 64 के 4 हाथ में आया 6, 16 कम 16 और 16 और 6 22, यानी बेटा 22,400, 22,400। थोड़ा सा मैंने देखा ना, ये मिस्टेक थोड़ी सी हो गई कैलकुलेशन में, पर कोई बात नहीं, आ गए हम लोग सही रास्ते पर। यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मुझसे हुआ मैं सोच सकता हूँ कि आपसे भी हो सकता है। 100 यहाँ पे देखो 20,000 में अगर हम बेचते हैं तो प्रॉफिट जो होता है 25% का। हमने आपको बताया कि लाभ को 100 में जोड़कर व्यक्त करिए, लाभ को 100 प्लस पी करके चलिए, और हानि को 100 माइनस लॉस करके चलिए। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जब हुआ 25% का, तो हमने 125% बराबर 20,000 के रखा, 1% का मान निकाला, फिर चूंकि हमें 40% लाभ चाहिए, 140 पर बेचने के लिए 140 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा निकल गया कि अगर हम 40% लाभ पर बेचते तो वो घोड़ा 20,000 के बजाय 22,400 रुपये में बेचा जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। पहले इसको आप लोग पढ़िए, गौर से पढ़िए। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होगी। बहुत अच्छा। कह रहा है कि जबकि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 रुपये है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहां से उठाओ, 10% हानि का मतलब यानी 90% का मान आपको दिया कितना, 1,200 रुपये। हानि चाहिए कितनी आपको? हानि चाहिए मित्र 19% की हानि चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1% का मान हो गया 1,200 बटा के कितना, 90। काट लीजिए, 3 तिलिक 9, 3 चौक के 12, यानी 40 बटा के कितना हो गया बेटा, 3 हुआ। अभी हमको कितने पे बेचना है? 19% की हानि चाहिए। आप 100 में से जब 19 घटाओगे तो 81 और 9 90, 81% का हमको मान निकालना है। 81% बराबर क्या होगा, 40 बटा के 3 और गुणे कितना, 81। 27 दिया 81 होता है बेटा, काट दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 7 28, 4 दुना के 8 और 2 10, 1,080 रुपये में आपको विक्रय मूल्य। कह रहा है कि क्या कहा, एक दुकानदार ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती। तो यहाँ 1,080 रुपये में बेच देगा, तो 1,080 में बेचेगा तो उसकी हानि बढ़कर कितनी हो जाएगी, 19% हो जाएगी। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें
आपको टेढ़ा अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अप्रोच इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे लेकिन बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और देखिए, राम ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। तो पहले देखिए यहाँ से उठाते हैं, 20% घाटे का मतलब 80% हुआ। 80% में बेचा 2 लाख, 2 पे 5 0, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपए में बेचा। वेरी गुड। कह रहा कि वह इसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ यानी 110 का मान हमको निकालना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, 1% बराबर हो जाएगा बेटा। 1% बराबर होता है 2 लाख बटा के कितना, 2 लाख बटा के 80। सॉरी, कहाँ भाग गए भैया जी, कहाँ चले गए, आ जाओ। हाँ ये था, 80% का मान कितना था, 2 लाख रुपए। तो 1% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे बेटा ठीक है, 2 लाख बटा के कितना, 2 लाख बटा के 80। इसलिए हमको निकालना कितने पे है, 10% का लाभ हो। 10% का मतलब 110% का मान निकालना होगा। तो आप कहेंगे 2 लाख बटा के कितना, 2 लाख बटा के 80 और गुणे 110। 1 0 बेटा बड़े प्रेम से यहाँ से हटा लो, 8 से काट दो, 8 दूना के 16 हो गया, 8 पचे 40 हो गया, ये ख़त्म हो गया। 3 0 यहाँ बचा आपका, और 3 0 11 से गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 0 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27,000, यानी 2,75,000 रुपये। 2,75,000 रुपये में आपको क्या करना होगा, इसको बेचना होगा। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग परसेंटेज के अप्रोच का प्रयोग कर रहे हैं। आगे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें परसेंटेज का अप्रोच उसको भारी बनाता है, जबकि फ्रैक्शन वाला अप्रोच या रेशियो वाला अप्रोच उस सवाल को आसान की तरफ लेके जाता है। तो आई होप कि मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। वह इसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती। गुड क्वेश्चन। 35% लाभ पर बेचा यानी 135% बराबर 15,000 रुपये। तो 1% बराबर क्या होगा बेटा, 1% बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 15,000 15,000 बटा के कितना हो गया, 135। 10% की हानि चाहिए, 90%। 100 में से 10 घटा लीजिए, 90%। तो 90% बराबर यानी 15,000 बटा के 135 हुआ और गुणे हो गया बेटा 90। हाँ ये हो गया 15 सही काट दीजिए, 15 दहा में 150, यहाँ से 2 0 और आ गया, ये ख़त्म हो गया। 15 नवा 135 हो गया, 9 दहा में 90 हो गया, और बेटा 1 0 और बढ़ जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ हुआ, 15,000 ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 135, 1% का मान 15,000 बटा के 135, कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं बेटा। वह इसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। वह इसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती।
10% की हानि का मतलब 15,000 से कम में ही बेचेगा। 15,000 से कम बेचने का मतलब ये हुआ कि 10,000 में बेचेगा, 10,000 में बेचना चाहिए। आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। एक और अप्रोच देखिए, 15,000 में 35% लाभ का मतलब 135 हुआ और 10 हानि का मतलब 90 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 15,000 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ होता है, हानि चाहिए तो कम में बेचना होगा, यानी कि 90 बटा के कितना हो जाएगा, 135 होगा। एकदम सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर निश्चित रूप से आएगा, इस विकल्प में नहीं है, कोई बात नहीं। 10,000 रुपये में बेचेगा तो उसको 10% की हानि हो जाएगी। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपये में ही बेचना होगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाए। ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चित है और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को बेचता है, इस तरह से वो बेचता है। या तो प्रारंभ में मूल्य पता चल जाएगा या अंत में मूल्य उसका कितना हुआ ये पता चलेगा। उस अप्रोच पे हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। जैसे देखिए, समझ लीजिए, कह रहा कि ए ने बी को कुछ प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी P1% फायदे पे बेच दिया, P1% फायदे पे बेचा। बी ने सी को बेच दिया, मान लो P2% प्रॉफिट पे बेच दिया। और सी ने क्या किया बेटा, डी को भी बेच दिया, P3% प्रॉफिट पे बेच दिया। या तो यहाँ पे मूल्य आपको प्राइस पता होगी या प्राइस आपको यहाँ पे पता होगी। तो अगर यहाँ दिया होगा तो आपसे ये वाला प्राइस पूछेगा और यहाँ दिया होगा तो आपसे ये वाला प्राइस पूछेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका चलेगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। परसेंट के अप्रोच का काफ़ी इसमें प्रयोग होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस से पहले ही आप लोगों को प्रतिशत पढ़ाया जाता है। और मैंने जो प्रतिशत आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रखा उसको एक बार ज़रूर आप लोग रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए उसको, और उसके बाद इन प्रश्नों को लगाएंगे तो काफ़ी आसान होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं। कह रहा है कि उत्कर्ष ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा, 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर सोहन को बेच दिया, तो सोहन साइकिल को कितने रुपए में खरीदता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि भाई उत्कर्ष ने 1,000 रुपये लगाया, उसने किसको बेच दिया, भाई क्या नाम था, किसको बेचा, 20% लाभ लेकर श्याम को बेचा। और श्याम को रहा नहीं गया तो श्याम ने भी बेच दिया, किसको, श्याम ने सोहन को बेच दिया। इस पूरे सौदे में किसी ने लाभ पर बेचा तो किसी ने हानि पर बेचा, कोई मैटर नहीं। इसमें हम लोग किस अप्रोच का प्रयोग करें ये हमारा और आपके चयन के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस अप्रोच का चयन करें जिससे ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। आइए इस पे देखिए, हम लोग रेशियो का प्रयोग कर लेते हैं या फ्रैक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि 20% का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, 10% का मतलब बेटा 1/10 होता है। अब प्रारंभ से लेके हमें बीच की कड़ियों को छोड़ते हुए फाइनल तक पहुंचना है। साइकिल जो उत्कर्ष की थी वो कितने की थी, 1,000 रुपये की थी, 20% लाभ पर बेचा। इसका मतलब 5 का माल उसने बेचा 6 रुपये में। और श्याम ने क्या किया, श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे सोहन को बेच दिया, तो 10% का मतलब 10 का सामान 9 में बेचा। 10% का घाटा लेकर मतलब बेचा उसने सोहन को, तो सोहन तो बेचारा यहाँ आ गया। तो वास्तव में हुआ क्या, अब यहाँ पे ये पकड़ना है, गुणा कर लीजिए, 10 पंजे 50 और 9 छक्का 54।
स्थिति ये हो रही है कि अभी भी फायदा ही हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए वास्तव में ये उत्कर्ष का प्राइस है और ये प्राइस किसका है, सोहन का। इस प्राइस के बराबर हमारे पास सवाल में दिया है कितना, 1000, यानी 50 से इसको भाग दे दें सीधे सीधे, 50 दूना के 100, 20 हुआ। अब इस 20 का गुणा बेटा इधर कर लो, तो 54 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 100, 5 दूना के 10, 54 दूना के 108, 1080। यानी कि उत्कर्ष ने 1000 रुपये में खरीदा था, उसने 20% का लाभ लेकर जब श्याम को बेचा था और फिर श्याम ने 10% का घाटा सहकर सोहन को बेच दिया, तो लास्ट में सोहन को वो साइकिल कितने की पड़ गई, 1080 रुपये की पड़ गई। यहाँ पे इस अप्रोच का प्रयोग करना हम लोग के लिए हितकर है। इस सवाल के मैं बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ, लेकिन सबसे हितकर तरीका आप लोगों के लिए ये है, बेस्ट तरीका। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग आसान तरीके से सवाल को हल करें। रही बात दूसरी कि देखिए, जब हम लोग कोई किसी एक युद्ध में जाते हैं, जैसे आप समझिए कि कोई राजा अगर युद्ध में जाता है तो उसके तर्कस में विभिन्न प्रकार के तीर होते हैं। कोई ब्रह्म देवता वाला होता है तो कोई किसी देवता का होता है, कोई बड़ी बड़ी शक्तियां लेकर रखा। लेकिन सामने वाला दुश्मन के ऊपर यह डिपेंड करता है कि हम किस तरह की तीर का इस्तेमाल करके उसको मारने जा रहे हैं। तो हमारे जो अप्रोचेस हैं, जो तरीके हैं, वो समझिए कि तीर हैं। और ये जो सवाल है ये हमारे लिए एक कैसे है, एक दुश्मन की तरह है। किस तीर का प्रयोग करें कि ये कम समय में फटाक से इसको काम करे और ये मर जाए। तो हमें इस बात पर हमारे डिपेंड करता है कि भाई हम किस तीर का प्रयोग करने वाले हैं। आपने सुना भी होगा, जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ सुई काम करती है, जहाँ तलवार की ज़रूरत है वहाँ तलवार काम करती है। अगर जहाँ तलवार की ज़रूरत है वहाँ सुई से आप काम करोगे तो आपको दिक्कत होगा, और जहाँ पे सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार का इस्तेमाल करना भी अच्छी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अप्रोचेस जो हैं वो कैसे सवालों पे रोटेट कराना है, कैसे सवालों को अटेम्प्ट करना है, ये काबिलियत आपके अंदर तभी आ सकती है जब आप कई बार सवालों को अभ्यास में लेते हैं। जब आप विभिन्न तरीकों से सवाल को लगाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि नहीं, वो तरीके हमारे अच्छे नहीं थे, ये तरीके आसान है, इस पे हम ऐसा ही तरीका लगाएंगे। क्वेश्चन तो मैं आप लोगों के लिए करीब बहुत ज़्यादा लेकर आया था, लेकिन क्लास बड़ी हो रही है, इसलिए आज मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ। इसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं कल के वीडियो में आपको दूंगा। कल और भी बेहतर तरीके के सवाल लेकर आऊँगा, जो कि आपको लगेगा कि नहीं, ये सवाल काफ़ी बड़े अप्रोच वाले थे, बड़े थे, उनको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी पूरी मन से, तल्लीनता से और लगन के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।